मात्र 6 दिन में अमेरिका में मचा हाहाकार। सीरिया में सेना और एसडीएफ के बीच हुआ युद्ध विराम। इतनी मदद न होती तो इजराइल हार जाता। नेपाल में चुनाव की तारीख का हुआ ऐलान। पाक में जाफर एक्सप्रेस ट्रेन में हुआ बड़ा ब्लास्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15 और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार सैनी। बात कर लेते हैं अमेरिका में हुए शटडाउन की। अमेरिका में सरकारी शटडाउन को अब 6 दिन हो चुके हैं और हालात इतने बिगड़ते चले जा रहे हैं कि अगर जल्दी समाधान नहीं निकला तो लाखों लोगों की नौकरियां खतरे में पड़ सकती हैं। कई कर्मचारियों की पहले ही छुट्टी कर दी गई है और उन्हें छुट्टी पर भेज दिया गया है और कई लोग बिना वेतन काम करने को मजबूर हो गए हैं। करीब 7.5 लाख संघीय कर्मचारी प्रभावित हो चुके हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अब डेमोक्रेट्स से बातचीत का संकेत दिया है। उनका कहना है कि डेमोक्रेट्स ने सरकार को बंद करने की नौबत पैदा कर दी है, जबकि अर्थव्यवस्था और शेयर बाजार मजबूत स्थिति में थे। ट्रंप का आरोप है कि डेमोक्रेट्स और अवैध प्रवासियों को स्वास्थ्य सुविधाएं देने पर अड़े हैं। वहीं डेमोक्रेट्स का कहना है कि वे अमेरिकी नागरिकों की स्वास्थ्य सेवाओं में हुई कटौती को वापस लेना चाहते हैं। सीनेट में इस मुद्दे पर वोटिंग लगातार विफल हो रही है, क्योंकि दोनों दल एक दूसरे को इस बात को लेकर जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। रिपब्लिकन बहुमत में हैं, लेकिन कानून पास करने के लिए जरूरी वोट पूरे नहीं हो रहे हैं। जरूरी सेवाएं जैसे सीमा सुरक्षा, कानून व्यवस्था और हवाई यातायात नियंत्रण अभी भी जारी है। लेकिन अगर शटडाउन लंबा चलता है तो खाद्य सहायता, स्कूल, राष्ट्रीय उद्यान और निरीक्षण जैसी सेवाएं बंद हो सकती हैं। पिछली बार ट्रंप के पहले कार्यकाल में शटडाउन 35 दिन तक चला था। अब भी स्थिति गंभीर होती चली जा रही है। अब बात कर लेते हैं सीरिया की। सीरिया के शहर अलेप्पो में सोमवार को सीरियाई सेना और अमेरिका समर्थित सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्स के बीच भयंकर झड़प हुई। इस दौरान एक सैनिक की मौत हो गई और 3 घायल हो गए। हालात बिगड़ने के बाद मंगलवार को दोनों पक्षों ने अलेप्पो के 2 इलाकों में संघर्ष विराम का ऐलान कर दिया। सीरियाई रक्षा मंत्रालय का कहना है कि सेना ने हाल में अपनी तैनाती को फिर से व्यवस्थित किया है ताकि एसडीएफ की लगातार बढ़ती गतिविधियों को रोका जा सके। हालांकि एसडीएफ ने आरोप लगाया है कि सरकार टैंकों के साथ कुर्द नियंत्रित इलाकों में घुसने की कोशिश कर रही है। इसके चलते अशरफिया और शेख मकसूद जैसे इलाकों में तनाव बढ़ा है। कई परिवार सुरक्षा के लिए अपने घर छोड़कर अन्य जगहों पर पलायन करने को मजबूर हो गए। मार्च 2025 में अमेरिका की मध्यस्थता से एक ऐतिहासिक समझौता हुआ था, जिसके तहत एसडीएफ को सरकारी संस्थाओं में शामिल करने और तेल गैस क्षेत्र तथा सीमाओं का नियंत्रण दमिश्क देशों को देने की योजना बनी थी। इसका मकसद था युद्ध से बटे सीरिया को एकजुट करना, लेकिन लगातार झड़पों और आपसी अविश्वास के कारण यह प्रक्रिया रुक गई है। इसी बीच एसडीएफ ने अपने कब्जे वाले अरब बहुल इलाकों में छापेमारी तेज कर दी है, यह कहते हुए कि उनका निशाना आईएसआईएस के गुप्त नेटवर्क हैं। हालांकि कुछ स्थानीय समूहों ने इस पर भेदभाव का आरोप भी लगाया है। स्थिति अभी भी नाजुक बनी हुई है। उधर इजराइल हमास की बात कर लें तो हमास और इजराइल के बीच को लेकर भी कहीं ना कहीं मामला गर्माता नजर आ रहा है। 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने दक्षिणी इजराइल में एक म्यूजिक फेस्टिवल पर हमला कर दिया था। इसमें करीब 1200 लोगों के मारे जाने की आशंका जताई गई और 200 से ज्यादा लोगों को बंधक बना लिया। इसके बाद इजराइल ने गाजा पर युद्ध छेड़ दिया। अब इस लड़ाई को पूरे 2 साल हो चुके हैं और गाजा लगभग तबाह हो चुका है। 2 साल बाद अब शांति की कोशिशें शुरू हुई हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का 20 पॉइंट गाजा पीस प्लान और मिस्र में वार्ता इसी दिशा में कदम माने जा रहे हैं, लेकिन विशेषज्ञों का कहना है कि ये प्रयास बहुत देर से शुरू हुए हैं। इस बीच एक रिपोर्ट ने बड़ा खुलासा किया है। ब्राउन यूनिवर्सिटी और वॉशिंगटन के क्विंसी इंस्टीट्यूट की स्टडी के मुताबिक पिछले 2 साल में अमेरिका ने इजराइल को 21.7 अरब डॉलर यानी तकरीबन 1.93 लाख करोड़ की सैन्य मदद दी है। इसमें हथियार, मिसाइल सिस्टम, बम, ड्रोन तकनीक और खुफिया सहयोग शामिल हैं। रिपोर्ट के अनुसार अगर यह मदद न मिलती तो इजराइल इतनी लंबी सैन्य कार्रवाई जारी नहीं रख पाता। इसके अलावा अमेरिका ने क्षेत्रीय सैन्य अभियानों पर भी करीब 10 अरब डॉलर खर्च किए हैं, जिसमें ईरान और यमन से जुड़े ऑपरेशन शामिल हैं।
इस रिपोर्ट ने न सिर्फ इजराइल बल्कि अमेरिका की भूमिका पर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। अब ऐसे में इजराइल और अमेरिका को लेकर जिस तरह से यहाँ पर एक खबर निकलकर सामने आ रही है, देखना होगा आगे इसमें क्या कुछ कार्रवाई होती नजर आती है। उधर बात कर लेते हैं अब नेपाल की। नेपाल में हाल ही में हुए जेनजी आंदोलन के बाद बड़ी सियासी उथल पुथल देखने को मिल रही है। इस आंदोलन के दबाव में पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को अपना इस्तीफा देना पड़ा और अंतरिम सरकार का गठन किया गया। अंतरिम सरकार की कमान 73 वर्षीय सुशीला कार्की ने संभाली। वह 12 सितंबर को नेपाल की अंतरिम प्रधानमंत्री बनी और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि उनकी प्राथमिकता समय पर चुनाव कराना है। अब नेपाल के चुनाव आयोग ने प्रतिनिधि सभा के चुनाव की तारीखों की घोषणा भी कर दी है। चुनाव 5 मार्च 2026 को होंगे। आयोग के मुताबिक नए राजनीतिक दलों को 15 नवंबर तक पंजीकरण कराना होगा। मौजूदा दलों के लिए पंजीकरण की अंतिम तिथि 26 नवंबर रखी गई है। चुनावी उम्मीदवारों की सूची 2 और 3 जनवरी को जमा करनी होगी। प्रचार अभियान 15 फरवरी से 2 मार्च तक जारी रहेगा। मतदान 5 मार्च को सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे के बीच होगा और उसी दिन मतगणना भी शुरू कर दी जाएगी। इस चुनाव के बाद नेपाल में फिर से जनता द्वारा चुनी गई स्थायी सरकार कामकाज को संभालती नजर आएगी। फिलहाल अंतरिम सरकार के नेतृत्व में देश राजनीतिक स्थिरता की ओर बढ़ रहा है। जेनजी आंदोलन को नेपाल की राजनीति का बड़ा मोड़ माना जा रहा है। तो ये नेपाल के अंदर किस तरह से आने वाले समय में चुनाव होंगे और चुनाव के दौरान क्या स्थिति सामान्य दिखाई देगी, ये देखना काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प होगा। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर का, जो कि पाकिस्तान को लेकर है। पाकिस्तान में जाफर एक्सप्रेस ट्रेन एक बार फिर आतंकी हमले का शिकार हुई है। यह ट्रेन पेशावर से क्वेटा जा रही थी जब सुल्तान कोट के पास रेल ट्रैक पर लगाए गए बम के धमाके से इसकी 6 बोगियां पटरी से उतर गईं। धमाकों में कई लोग घायल हुए हैं। राहत और सुरक्षा दल मौके पर पहुंचकर बचाव अभियान चला रहे हैं। इस हमले की जिम्मेदारी बलूच उग्रवादी संगठन बलोच रिपब्लिकन गार्ड्स यानी बीआरजी ने ली है। संगठन का कहना है कि ट्रेन में पाकिस्तानी सैनिक सफर कर रहे थे, इसलिए यह हमला किया गया। बीआरजी ने यह चेतावनी दी है कि अगर ऐसे हमले तब तक जारी रहेंगे जब तक बलूचिस्तान को आज़ादी नहीं मिल जाती है। जाफर एक्सप्रेस पिछले कुछ महीनों से लगातार आतंकियों के निशाने पर रही है। मार्च में ट्रेन को हाईजैक किया गया था। इसमें 25 लोगों की मौत हो गई थी। इसके अलावा अगस्त और सितंबर में भी कई बार बम धमाके और गोलीबारी की घटनाएं निकलकर सामने आई हैं। इन हमलों में आम नागरिक, महिलाएं और बच्चे भी घायल हुए। बलूचिस्तान लंबे समय से विद्रोह और हिंसा का गढ़ रहा है। यहाँ उग्रवादी अक्सर सेना, सरकारी ढांचे और ट्रेनों को निशाना बनाते हैं। बार बार जाफर एक्सप्रेस पर हमले होने से यात्रियों में डर का माहौल देखा जा रहा है और रेलवे सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। अब ऐसे में देखना यही होगा कि पाकिस्तान की जो सरकार है वो इसको लेकर किस तरह से कदम उठाती है और इस रेलवे वाले मामले को लेकर किस तरह से आगे कार्रवाई करती है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम जानकारी के लिए आप बने रहें द न्यूज़ 15 के साथ।